हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी आरओ एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है संस्कृत आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे। बाकी हिंदी वाले सेक्शन को अगली वीडियो में कवर किया जाएगा और ये जो टेस्ट सीरीज है आपको नवीन पैटर्न के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा, जिसमें जीएस और हिंदी वाले दोनों सेक्शन को कवर किया गया है। ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चंस की जो संख्या है वो 200 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। बाकी इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं वहाँ जा के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जीएस वाले जो आपका आरओ जीएस वाला सेक्शन है उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है और हिंदी के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है। जो लोग पूरा प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, पूरे प्रैक्टिस सेट जितने भी अब तक कराए गए हैं सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा के देख सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए आपका जो एक अलग ग्रुप भी बनाया गया है जिसका चार्ज आपका 99 रुपये है, जिसमें सारे आरओ से रिलेटेड जो आपके टेस्ट सीरीज हैं और उसमें कौन कौन से टेस्ट सीरीज बहुत लोगों के द्वारा पूछा जा रहा था। तो आपको बता दें कि उसमें जो टेस्ट सीरीज है संस्कृति आईएएस, ध्येय आईएएस, जीएस वर्ल्ड, मेक आईएएस, पीसीएस मंत्रा और पीसीएस 1 और भी 2-3 जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके टेस्ट सीरीज लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग देखने को मिलते हैं और उसके साथ साथ उसमें करंट अफेयर अपडेटेड भी हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए जो लोग वहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं, अब तक 20-22 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं वो यहीं पे टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज वहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है 150 प्लस टेस्ट सीरीज है और वही टेस्ट सीरीज यहाँ पे सॉल्व कराया जाता है। ठीक है, तो जो लोग नहीं करना चाहते यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक, बाकी इसका पीडीएफ भी आप लोग जो क्वेश्चंस का पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, बाकी वही है कि उस ग्रुप में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आंसर शीट भी मिल जाती है। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, और बाकी तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें कोशिश ये करिएगा कि आप लोग मेरे आंसर बताने से पहले सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आंसर बताएं और देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, और इसे हम मान के चलिए कि बिल्कुल आपका जो टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का एक जो वो है एग्जामिनेशन हॉल जैसा होना चाहिए, जिससे कि एक एग्जैक्ट ये पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी अब तक क्या है। ठीक है, आप लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। ठीक है, बाकी अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताया करें और हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए, क्योंकि अगर एक्सप्लेन अच्छे से किया जाएगा तो वीडियो लंबे हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग उसे अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें उससे रिलेटेड सभी डाउट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहस हो गई, अब क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 1857 के बाद किसान आंदोलन के परिवर्तित चरित्र के बारे में कौन सा इसमें से सही नहीं है। किसानों की मांगें मुख्यतः सामाजिक समस्याओं से संबंधित थी। इन आंदोलनों में निरंतर और दीर्घकालीन संगठन का प्रभाव था। इन आंदोलनों का उद्देश्य अधीनस्थ व्यवस्था को समाप्त करना था और यह आंदोलन व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित थे। कौन 1857 के बाद जो किसान आंदोलन थे उनके बारे में गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, किसानों की मांगें मुख्य रूप से सामाजिक समस्याओं से संबंधित हो गई थी, आपका गलत है। ठीक है, यह विकल्प गलत हो जाएगा। 1857 का जो किसान आंदोलन था, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो किसान आंदोलन शुरू किए गए थे, इसके अगर हम चरित्र की बात करें या फिर से इसका जो स्वरूप था वो कैसा था, तो इसमें देखिए किसान आंदोलन में किसान मुख्य, इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, इसका देखिए कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। ठीक, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा गलत है। यह गलत क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें तो किसान आंदोलन या किसान मुख्य शक्ति बनकर उभर गए थे। ठीक, 1857 के बाद जो किसान आंदोलन हुआ था और इसके बाद यह अपनी मांगों के लिए सीधे लड़ना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, और इनकी जो मांगें थी यह आर्थिक समस्याओं से संबंधित थी, जबकि इसमें क्या कहा है कि यह सामाजिक समस्याओं से संबंधित थी, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो मांगें थी आर्थिक समस्याओं से संबंधित थी और इनके आंदोलन विशिष्ट और सीमित उद्देश्यों तक उनकी व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित होते थे। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इन आंदोलनों का उद्देश्य अधीनस्थ व्यवस्था को समाप्त करना था, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यह आंदोलन व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित है, यह बात आपका सही है। ठीक है, इसमें गलत पूछा है। ठीक, इसकी अगर हम बात करें यह जो आंदोलन था विशिष्ट सीमित उद्देश्य से संबंधित था, इसमें क्या कह रहा है कि दीर्घकालीन संगठन था। ठीक है, जबकि यह क्या था, यह जो है दीर्घकालीन संगठन का इसमें अभाव देखने को मिला था और इसका जो प्रसार है, आंदोलन का प्रसार जो है
सीमित क्षेत्र में देखने को मिला था। ठीक है, इस आंदोलन का जो प्रसार है सीमित क्षेत्र में था। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य अधीनस्थ व्यवस्था को समाप्त करना नहीं था, बल्कि किसानों की तत्कालीन समस्याओं से संबंधित होता था। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बर्खास्त आंदोलन के बारे में कौन सा विकल्प सही है। यह आंदोलन बिहार में रहने वाले बर्खास्त किसानों के द्वारा 1946 में जमींदारों के विरुद्ध किया गया था। यह आंदोलन बिहार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1948 के बाद समाप्त हो गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं। बर्खास्त किसान संघर्ष यह 1946 से लेकर के 1947 मतलब 2 वर्षों तक चला था। और यह किसान आंदोलन बिहार में 3 प्रकार की भूमि का वर्णन इसमें मिलता है, बर्खास्त भूमि, रैयत भूमि और जिस्ती भूमि। ठीक है, और यह जो संघर्ष देखने को मिला था बर्खास्त भूमि को लेकर के ही देखने को मिला था। ठीक है, बर्खास्त भूमि कौन सी भूमि थी, जिसे जमींदार अस्थायी काश्तकारों को विभिन्न दरों पर प्रतिवर्ष किराए पर देते थे, उस भूमि को बर्खास्त भूमि कहा जाता था। रैयत भूमि, अस्थायी जो काश्तकार की भूमि जो होती थी उसको रैयत भूमि कहा जाता था। जिस्ती भूमि, जमींदारों की स्वयं की भूमि को जिस पर वह खेती मजदूर के रूप में, जिस पर वह खेती जो है मजदूरों के द्वारा करवाते थे, भूमि पर स्वामित्व जो है जमींदारों का होता था, उस भूमि को जिस्ती भूमि कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो बिहार में संघर्ष हुआ था वह बर्खास्त भूमि को लेकर के हुआ था। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो जमींदारों को बेदखली में रुचि, उसके साथ साथ इसमें आसामी अधिक किराए लेने लगे। ठीक है, 1946 में मुंगेर, गया, शाहाबाद, दरभंगा इन सभी जिलों में जो है लेकर के इसको संघर्ष हुआ था। ठीक, और इसमें कांग्रेस सरकार ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला, बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद बिहार जमींदारी उन्मूलन 1948 पारित किया गया। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है। पत्रेक्षण अधिनियम 1799 वेलेजली के समय में आया था। अनुज्ञप्ति अधिनियम 1823 में आया था कैनिंग के समय में। भारतीय प्रेस अधिनियम 1835 में मेटकॉफ के समय में आया था। और देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 लिंटन के समय में आया था। कौन सा विकल्प इसका गलत है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुज्ञप्ति लाइसेंस अधिनियम जो है, अनुज्ञप्ति लाइसेंस अधिनियम की अगर हम बात करें, अनुज्ञप्ति अधिनियम यह आया तो था 1823 में ही, लेकिन उस समय जो भारत का वायसराय कैनिंग नहीं था, ठीक है, बल्कि जॉन एडम्स था, जॉन एडम्स। ठीक है, जॉन एडम्स था। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, बी इसका सही है। वर्ष 1905 में कर्जन ने एक आज्ञा जारी करके बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। वह बंगाल में राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकना चाहता था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सही हैं। कथन और कारण दोनों सही, आर्य की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में घटित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम से व्यवस्थित करना है। मेयो के काल में जो घटनाएं घटित हुई थी उनको कालक्रम से आपको लगाना है। ठीक है, भारत में प्रथम जनगणना जो कराई गई थी भारत में, या 1871 में भारत में, या भारत की प्रथम जनगणना कराई गई थी। एक कृषि विभाग की स्थापना की गई थी 1872 ईस्वी में। कृषि विभाग का स्थापना किया गया था। अजमेर में मेयो कॉलेज की जो स्थापना की गई थी, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना यह जो किया गया था, यह आपके 1875 में अजमेर में एक मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। लाल सागर से होकर के तार व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। लाल सागर से होकर तार व्यवस्था का प्रारंभ 1870 में किया गया था। ठीक है, तो लाल सागर से होकर के तार व्यवस्था का प्रारंभ 1870 में। प्रथम जनगणना 1871 में कराई गई थी। कृषि विभाग का स्थापना 1872 में किया गया था। और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में किया गया था। इसका सही आंसर 4, 1, 2, 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड बेकर के अनुसार अधिक दरिद्रता एवं आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देती है। अंग्रेजों की तीव्र आर्थिक शोषण की नीति ने भारत में उग्रवाद को जन्म दिया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों की अगर हम बात करें 1876 से 1900 ईस्वी के बीच, इस समय देश में लगभग 18 बार अकाल पड़ा था। याद रखिएगा, 18 बार अकाल पड़ा था। ठीक है, और जिससे अपार जनधन के साथ साथ बहुत से लोग, लाखों में लोग जो है मारे गए थे। ठीक है, लगभग ऐसी जो जानकारी मिलती है 1,73,000 से अधिक लोग मारे गए थे और बहुत से लोग मतलब कमज़ोर हो गए थे, बीमार हो गए थे। जो एग्जैक्ट मरे थे इधर वो इंत नहीं है। ठीक है, तिलक द्वारा सरकार की इस काली करतूत को अपने पत्र केसरी में इसकी आलोचना भी की गई थी, जिसके बाद इन्हें 18 महीने जेल की सज़ा हुई थी। ठीक है, और प्लेग की ज्यादती, जो प्लेग उस समय महामारी फैला था, उसको बदला लेने के लिए पूना के चापेकर बंधुओं द्वारा दामोदर चापोकर और बालकृष्ण चापेकर ने प्लेग अधिकारी रेड और एमहर्स्ट की हत्या कर दी
और इस घटनाओं ने उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन किया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा। नासिक षड्यंत्र के बारे में देखिए। यह केस नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को कर्वे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा गोली मारने से संबंधित है। नासिक षड्यंत्र के बाद महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों का प्रभुत्व और बढ़ गया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा गलत है। नासिक षड्यंत्र केस की अगर हम बात करें कब हुआ था ये पूछ सकता है। 1909 ईस्वी में हुआ था नासिक षड्यंत्र केस। ठीक है, 1909 ईस्वी में। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को गांधी जी द्वारा पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। ठीक है, बाकी अगर इसमें हम लोग नासिक सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो पहला आपका सही है। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? देखिए इसमें जो है 1919 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को कर्वे गुट के अंतर्गत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मार दी थी। कन्हारे को गिरफ्तार कर लिया गया और जैक्सन हत्याकांड में कन्हारे, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दे दी गई थी। सावरकर को लंदन में गिरफ्तार करके नासिक लाया गया और 37 व्यक्तियों के साथ नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया, जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास की सज़ा मिली। और नासिक षड्यंत्र के बाद महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों की रीढ़ जो है टूट गई थी। ठीक है, नासिक षड्यंत्र के बाद महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों का प्रभुत्व बढ़ा नहीं, बल्कि इनका जो प्रभुत्व, इनका जो वर्चस्व है वो कम हो गया, इनका जो हौसला है वो कम हो गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, मुस्लिम लीग द्वारा पृथक राज्य की मांग, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन और गांधी जी द्वारा पवनार आश्रम। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, जो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया गया था, यह किया गया था 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का स्थापना हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा जो पृथक मांग की गई थी, मतलब पृथक राज्य या कह सकते हैं कि पृथक एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की गई थी। यह 1944 की कराची अधिवेशन में बोल बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। ठीक है, लेकिन जो मांग हुई थी 1940 में पृथक राज्य की मांग की गई थी। ठीक है, बांटो और छोड़ो कराची अधिवेशन में मुख्य रूप से यह बहुत ज़्यादा मतलब जोड़ पकड़ लिया था, कह सकते हैं कि बहुत ही तीव्र गतिरोध के साथ जो अपनी मांग रखी गई थी। जबकि अगर ये पूछे कि इन्होंने पाकिस्तान या पृथक राज्य की मांग कब रखी थी तो आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, 1940 हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन किया गया था, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में किया गया था। और गांधी जी द्वारा पवनार आश्रम का स्थापना किया गया था 1940 में। ठीक है, गांधी जी द्वारा पवनार आश्रम से जो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में की गई थी। इसका सही आंसर 3 4 2 1 3 4 2 1। ठीक है, 3 4 2 1 सही आंसर ए हो जाएगा, ए। मेवाड़ के गहलोत वंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार किया जाए और इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, इन्हें कालक्रम में लगाना है। राणा सांगा का जो शासनकाल है यह है 1808 से लेकर के, राणा सांगा का 1808 नहीं है भैया, 1508 से लेकर के यह आपका 1528 तक राणा सांगा ने शासन किया था। ठीक है, राणा कुंभा की अगर हम बात करें, इनके द्वारा 1433 से लेकर के 1468 ईस्वी तक शासन किया गया था। ठीक है, हम्मीर देव ने 1314 ईस्वी में अपनी गद्दी संभाली थी। और जो मोगल हैं इन्होंने 1421 से लेकर के 1433 ईस्वी तक शासन किया था। सही आंसर इसका 4 3 2 1 ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। मध्यकालीन स्थापत्य कला के बारे में देखिए। कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा के निर्माण में हिंदू और इस्लामी पद्धति का प्रयोग किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। दोनों विकल्प आपका गलत है। अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक महान निर्माता था, उसने सीरी महल और 1000 स्तंभों वाले महल का निर्माण करवाया। उसकी इमारतें पूर्णतः इस्लामी विचारधारा के अनुकूल बनाई गई थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया। उसके साथ साथ निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जमात खाना मस्जिद और कुतुब मीनार के निकट प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा का निर्माण भी इसी के द्वारा कराया गया था। अलाई दरवाज़ा के बारे में अगर हम और देखें तो इसके निर्माण में पहली बार वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया था। और अलाई दरवाज़ा पहली इमारत है जहाँ केवल इस्लामी पद्धति का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, हिंदू और इस्लामी दोनों किया गया था, जो कि गलत है। और निर्माण अकबर नहीं बल्कि किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दोनों विकल्प इसका गलत हो जाएगा। बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के बारे में देखिए। यह महान वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। इसे हिंदुओं के प्रति विशेष उदारता के कारण कृष्ण का अवतार, नृपति तिलक, जगत भूषण आदि की उपाधियाँ दी गई थी। कौन सा विकल्प अलाउद्दीन हुसैन शाह के बारे में सही है? कौन सा कथन अलाउद्दीन हुसैन शाह के बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन हुसैन शाह के अगर शासन की बात करें तो यह जो है 1493 से लेकर के
1493 से लेकर के 1519 ईस्वी तक इसके द्वारा शासन किया गया था। सही आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित उम्मों पर दक्कन के प्रमुख राजधानी में से कौन एक सही सुनिश्चित नहीं है? खानदेश की राजधानी थी बुरहानपुर, बरार की राजधानी एलीचपुर, बीजापुर का बीदर और अहमदनगर का राजधानी जूनागढ़ था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, बीजापुर की राजधानी की अगर हम बात करें नौरसपुर था, बीजापुर की राजधानी थी नौरसपुर। ठीक है, और यह जो राजवंश की अगर हम बात करें तो राजवंश था आदिल शाही वंश। ठीक है, और यूसुफ आदिल शाह ने इसकी स्थापना की थी। ठीक, खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी और यह फारूकी वंश से संबंधित था और मलिक राजा द्वारा 1399 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। बरार की राजधानी एलीचपुर और गाविलगढ़, एलीचपुर और गाविलगढ़ बरार की दो राजधानियाँ थीं और यह इमाद शाही वंश के अंतर्गत आता था और इसकी स्थापना फतहुल्लाह इमाद शाह द्वारा की गई थी 1484 ईस्वी में। अहमदनगर, इसकी 3 राजधानियाँ थी, जुन्नार, अहमदनगर। ठीक है, जुन्नार, अहमदनगर और खिरकी। ठीक, और यह निजाम शाही वंश के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना मलिक अहमद द्वारा की गई थी 1490 ईस्वी में। गोलकुंडा, इसकी राजधानी थी गोलकुंडा और यह कुतुब शाही वंश के अंतर्गत आता था और कुली कुतुब शाह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1512 ईस्वी में। ठीक, बीदर की राजधानी बीदर थी और यह बीदर शाही वंश के अंतर्गत आता था और अमीर अली बीदर द्वारा 1526 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो दक्कन के जो प्रमुख राज्य थे सभी को बता दिया गया है। ठीक है, बाकी आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रम से लगाने के लिए पूछ लेता है, या फिर से कौन सा राज्य किस राजवंश के अंतर्गत आता था, या फिर उसका संस्थापक कौन था, या फिर राजधानियाँ क्या थी। क्वेश्चन किसी भी तरह बन सकता है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका सी हो जाएगा। तालीकोटा युद्ध के बारे में देखिए, इस समय विजयनगर के शासकों द्वारा गठित सैनिक महासंघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर या फिर बरार। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें बरार शामिल नहीं था। तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तरंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, जो 1565 ईस्वी में हुआ था, 1565 ईस्वी में हुआ था और इसे राक्षसी तरंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, इसमें विजयनगर साम्राज्य विरोधी महासंघ में विजयनगर के विरुद्ध जो लड़ रहे थे राज्य, उसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल था, बरार उसमें शामिल नहीं था। सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस्लाम के आगमन से पूर्व की स्थानीय शैली को सहतीरी शिल्पकला कहा जाता है। स्थानीय शिल्प शैली में सजावट के लिए पद्मचक्र एवं स्वास्तिक का अंकन मिलता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है जो एक ऊंची वेदी पर स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य वास्तुकला की जो शैली लोकप्रिय हुई है उसे नागर शैली कहा जाता है और इस शैली की एक आम बात यह है कि संपूर्ण मंदिर एक विशाल चबूतरे पर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे दक्षिण भारत में जो द्रविड़ शैली में मंदिर निर्माण किया जाता है उसकी विशेषता यह है कि ज़मीनी स्तर से, या कह सकते हैं कि समतल से ही मंदिर का जो कह सकते हैं कि निर्माण है शुरू हो जाता है, जबकि नागर शैली के अंतर्गत जो मंदिर बनाए जाते हैं उसके लिए एक बड़ा चबूतरा, ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है और उस चबूतरे पर मंदिर का निर्माण होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ नागर शैली जो है, नागर शैली की चहारदीवारी करना जरूरी नहीं होता है, जबकि द्रविड़ शैली के मंदिर का चारों तरफ से चहारदीवारी किया जाता है, उसका एक बड़ा गोपुरम होता है। ठीक है, जैसे दक्षिण भारत के जो भी हम मंदिर देखेंगे बहुत बड़े बड़े द्वार देखेंगे और उस मंदिर के चारों तरफ और ऊंचे ऊंचे जो आपके दीवार जो है वो चलाई जाती हैं। ये सभी जो है द्रविड़ शैली मंदिर की विशेषता है। ठीक है, और बाकी इसमें और अगर हम देखें, संपूर्ण मंदिर जो है एक विशाल चबूतरे पर होता है और उस तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। मंदिरों में दक्षिण भारत और द्रविड़ शैली के विपरीत कोई चहारदीवार या दरवाजे नहीं होते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो खजुराहो मंदिर है इसका निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था और इसका निर्माण जो किया गया है नागर शैली में किया गया है। ठीक है, नागर शैली में किया गया है। और खजुराहो का जो लक्ष्मण मंदिर है यह भगवान विष्णु को समर्पित है और यह मंदिर चंदेल वंशीय शासक धंग द्वारा कराया गया था 954 ईस्वी में। ठीक है, और नागर शैली में निर्मित यह मंदिर एक ऊंची वेदी अर्थात प्लेटफॉर्म पर बना है और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का निर्माण भी किया गया है और इसके कोने पर जो चारों कोने हैं वहां पर छोटे देवालय जो उनके मतलब अन्य जो देवता होते हैं उनकी स्थापना के लिए भी 4 मंदिर बनाए जाते थे चारों कोने पर। ठीक है, और इनका जो पिरामिड होता है, नागर शैली का जो पिरामिड होता है वह आपका पिरामिड नुमा होता है। ठीक है, शिखर पिरामिड नुमा होता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा। दोनों विकल्प क्या है? दोनों विकल्प गलत है। नवपाषाण काल के बारे में देखिए, नवपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में
इसमें आपको बताना है कि किन विशेषताओं के कारण पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया, कृषि कार्य प्रारंभ हो गया, पालिशदार पत्थर के उपकरणों का उपयोग किया जाने लगा, अस्थायी बस्तियों की स्थापना की गई। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी विशेषता नवपाषाणकालीन संस्कृति की है, सभी विशेषता नवपाषाणकालीन संस्कृति की है। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, वह प्रधानता युद्ध का नेता होता था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर्य की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कुछ वैदिक कालीन नदियाँ हैं और उन्हें आधुनिक वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है उसे आपको सम्मिलित करना है। प्राचीन काल में परुषणी को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन काल की परुषणी नदी जो है इसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। अस्किनी को वर्तमान समय में चेनाब के नाम से जाना जाता है। वितस्ता को झेलम के नाम से और कुंभा को काबुल के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका परुषणी, रावी, अस्किनी, चेनाब, वितस्ता, झेलम, कुंभा, काबुल। ठीक है, 1 2 3 4। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, बाकी अन्य जो नदियां हैं, विपाशा को ब्यास कहा जाता है, गोमती को गोमल, ठीक है, सदा नीरा गंडक। ठीक, सही आंसर भी हो जाएगा। भरौती स्तूप के बारे में देखिए, यह स्तूप पक्की ईंटों से निर्मित है। स्तंभ और तोरण पट्टों पर जातक कथाओं का अंकन किया गया है। इसकी खोज कनिंघम ने की थी। और कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, सभी विकल्प भरौती स्तूप के बारे में सही है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी खोज की अगर हम बात करें तो कनिंघम द्वारा इसकी खोज की गई थी 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में कनिंघम ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष की राज्यसभा में निवास करता था? जिनसेन, महावीराचार्य, शाकतायन। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कौन इसमें से अमोघवर्ष की राज्यसभा में निवास करता था जो कि राष्ट्रकूट शासक थे, यह बताना है आपको। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यह तीनों लोग राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष की सभा में निवास करते थे। ठीक है, जिनसेन, महावीराचार्य और शाकतायन। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चंद्रशेखर वेंकटरमण, अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थता प्रकीर्णन, मेघनाथ साहा, तापिक आयनन, एस चंद्रशेखर क्वांटम सांख्यिकी और होमी जहांगीर भाभा कॉस्मिक विकिरण का सोपानी प्रक्रम। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर की बात करें तो इनके द्वारा चंद्रशेखर सीमा जो तारों की संरचना है और उसका विकास है उसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। श्यानता के बारे में देखिए, अधिक श्यानता वाली वस्तुओं के प्रवाह की गति अधिक होती है। तेल की तुलना में शहद की श्यानता अधिक होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। अधिक श्यानता वाली वस्तुओं के प्रवाह की गति अधिक होती, गलत है। और जिसकी श्यानता अधिक होती है उसकी प्रवाह की गति स्लो होती है, कम होती है। ठीक है, और कम श्यानता में अधिक होती है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा आपका सही है। और शहद जो है शब्द से अधिक श्यान होता है, ये भी याद रखिएगा। ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किस विधि को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? चालन, संवहन, विकिरण या फिर उपरोक्त में से सभी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऊष्मा स्थानांतरण के लिए जो आपका विकिरण है इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे सूर्य से जो ऊर्जा आती है पृथ्वी पे वो विकिरण के माध्यम से ही आती है और यह विकिरण इसे आने के लिए पृथ्वी पर किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका एक उदाहरण हो जाएगा सूर्य से आने वाली किरणें। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। परम शून्य ताप किसके समान होता है? -273 सेंटीग्रेड, -273 फ़ारेनहाइट, 273 केल्विन या फिर 273 सेंटीग्रेड। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, -273 सेंटीग्रेड। -273 सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। वर्षा की बूंदें तथा बुलबुले का गोलाकार किस कारण से होता है? वर्षा की जो बूंदें हैं या फिर जो बुलबुले होते हैं वो गोलाकार होते हैं। इसकी वजह क्या है? वाष्पन के कारण, श्यानता, पृष्ठ तनाव या फिर ऊर्ध्वपातन। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें हैं वो गोल होती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मोटर कार में द्रव चालित ब्रेक भौतिक के किस नियम पर कार्य करता है? न्यूटन का प्रथम नियम, आर्किमिडीज के नियम, जूल का या फिर पास्कल का। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यह जो है पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हीलियम के बारे में देखिए,
यह औद्योगिक रूप से मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस से प्राप्त होता है। रक्त में इसकी विलेयता बहुत अधिक होती है। कौन जो है हीलियम के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन है, पहला तो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। हीलियम जो कि एक अज्वलनशील और हल्की गैस होती है, और यह नियान हीलियम जो है नियान या कभी कभी रेडियोधर्मी खनिजों में भी पाए जाते हैं, जैसे पिच ब्लैड हो गया, मोनाजाइट हो गया और क्वीबलाइट हो गया। इसका जो उपयोग है मुख्य रूप से मौसम प्रक्षेपण के जो गुब्बारे भरे जाते हैं, गुब्बारों में भरे जाते हैं, ठीक है, मौसम पूर्वानुमान के लिए, ठीक। और इसका जो उपयोग है गैस स्थिति नाभिकीय रिएक्टरों में भी किया जाता है, और आधुनिक समय या वर्तमान समय में जो गोताखोर होते हैं उनके उपकरणों में भी ऑक्सीजन की तुलना का मेरे इसका जो उपयोग ज़्यादातर किया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है? विस्फोटक बनाने में, स्टेनलेस स्टील के अम्लोपचार में, धातुओं के निक्षारण में या फिर रॉकेट ईंधन में? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग इन सभी में किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चाहे वो विस्फोटक बनाने में हो, स्टेनलेस स्टील का निर्माण करना हो, धातुओं का निक्षारण करना हो या फिर रॉकेट ईंधन हो, ठीक है। निम्नलिखित में से किन मिश्र धातुओं में तांबा पाया जाता है? पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर या फिर कैलामीन? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 1 2 3 पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर में तांबा पाया जाता है, कैलामीन में तांबा नहीं पाया जाता है, ठीक है। पीतल जिंक के साथ, कांसा टीन के साथ, जर्मन सिल्वर जिंक और निकिल के साथ, ठीक है। और मुद्रा जो मिश्र धातु होता है निकिल के साथ। बाकी कैलामीन की बात करें तो यह जिंक ब्लेड या स्फेलेराइट और जिंकाइट जिंक के अयस्क का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिलिका जेल की उपस्थिति में वायु शुष्क हो जाता है। जल के अणु सिलिका जेल की सतह पर अधिशोषित होते हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं, आर्य की सही व्याख्या करता है। सिलिका जेल की उपस्थिति में वायु शुष्क हो जाता है, क्यों? क्योंकि जल के अणु सिलिका जेल की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। माइटोकांड्रिया को मानव शरीर का ऊर्जागृह कहा जाता है। यह जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। माइटोकांड्रिया को मानव शरीर का ऊर्जागृह कहा जाता है, क्योंकि यह जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अर्थात एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। रॉबर्ट कोच ने बेसिलस एंथेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं। रॉबर्ट कोच द्वारा बेसिलस एंथेसिस नामक जीवाणु की खोज की गई थी, और लैक्टोबैसिलस या दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला जीवाणु है, या उस कह सकते हैं कि उसमें मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आत्मसम्मान आंदोलन के बारे में देखिए, यह दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा 1920 में शुरू किया गया एक सामाजिक आंदोलन है, जिसका उद्देश्य तर्कवाद और विज्ञान को बढ़ावा देना था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। आत्मसम्मान आंदोलन की अगर हम बात करें, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत 1920 में ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि एक सामाजिक आंदोलन था। और इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था जाति व्यवस्था को समाप्त करना, सभी के लिए समानता स्थापित करना, ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोध करना, तर्कवाद और विज्ञान को बढ़ावा देना, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य जोड़ को किस नाम से जाना जाता है? हिंज संधि, धुरांग्र संधि, अचल संधि या फिर कंदुक खल्लिका संधि? किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है अचल संधि के नाम से, ठीक है, अचल संधि के नाम से। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी हिज संधि की बात करें, अस्थियों के बीच की वह संधि होती है जिसमें से यह सीमित गति में आगे पीछे गति कर सकते हैं, ठीक है, और यह दरवाजे पर लगे कब्जे की तरह होते हैं, ठीक है, और यही कारण है कि इसे हिज संधि या हिंज संधि कहा जाता है। जैसे कोहनी हो गया, घुटना हो गया, निचला जबड़ा हो गया, ठीक है। धुरांग्र संधि की बात करें, या गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुरांग्र संधि कहा जाता है। अचल संधि, इस संधि में कोई गति नहीं होती, जिस कारण इसे अचल संधि कहा जाता है, ठीक है। जैसे ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य जोड़ जो है अचल संधि, अगर इसको आप मूव करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ठीक। बाकी जो कंदुक खल्लिका संधि है, यह जो है एक स्त्राव संधि है। इसमें एक गोलाकार अस्थि की गेंद के आकार की सतह जो है दूसरी अस्थि के कप जैसे गर्त में फिट हो जाता है, और यह संधि जैसे हाथ और कंधे के बीच पाई जाती है, ठीक है। जैसे गोल होता है और लगता है ऐसे जैसे कि बीच में कोई कब्जा है और कब्जे में फंसा है, ठीक, और गेंद जो है घूमता रहता है, ठीक है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कृत्रिम श्वासोच्छ्वास क्रिया के बारे में कौन सा विकल्प सही है?
श्वसन की क्रिया जल में डूबने या बिजली का करंट लगने पर संपन्न होती है। इस क्रिया में व्यक्ति को पीठ केवल लिटा करके उसकी गर्दन के नीचे हाथ रखकर उसे ऊपर उठाना चाहिए, जिससे उसकी गर्दन खींच जाए और उसका वायु मार्ग खुल जाए। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे जीव जिनमें मेरुदंड उपस्थित होता है उन्हें कशेरुकी जीव कहते हैं। केचुआ और घोघा को कशेरुकी जीव की श्रेणी में रखा गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। केचुआ और घोघा या कशेरुकी जीव के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक। अकशेरुकी जीव के अंतर्गत आते हैं और इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जिसमें मेरुदंड नहीं पाया जाता, जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, केकड़ा, घोघा, केचुआ, ये सभी, ठीक है। जबकि कशेरुकी के अंतर्गत जैसे मछली हो गई, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, ये सभी कशेरुकी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सही आंसर वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 से 2 हेक्टेयर से अधिक आकार वाले जोत को सीमांत जोत कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक संख्या लगभग 68.52% सीमांत जोत का है। कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दूसरा आपका सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है। दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है। कृषि जोत के अंतर्गत अगर हम बात करें, 1 हेक्टेयर से कम आकार वाले जोत जो होते हैं उनको सीमांत जोत कहा जाता है, ना कि 1 से 2 हेक्टेयर, ठीक है। सीमांत जोत उसको कहते हैं जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, ठीक है। और भारत में सबसे अधिक जो आबादी है, सबसे अधिक जो संख्या है, सीमांत जोत का ही है। 1 से 2 हेक्टेयर वाले खेत जो होते हैं उन्हें लघु जोत कहा जाता है। 2 से 4 हेक्टेयर जिनके पास होता है उसे अर्ध मध्यम जोत कहा जाता है। और 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में जिसके पास होता है उसे कहा जाता है मध्यम जोत। और 10 हेक्टेयर से अधिक जिसके पास होता है उसे कहा जाता है बृहद जोत वाले किसान, ठीक है। देखिए इसको अगर एक बार हम देखें, 1 हेक्टेयर से अगर कम है, 1 हेक्टेयर से अगर कम है तो उसको कहेंगे हम सीमांत जोत, ठीक है, सीमांत जोत। 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है तो उसको कहा जाएगा आपका लघु जोत, लघु जोत, ठीक है। 2 से 4 हेक्टेयर को कहा जाता है अर्ध मध्यम जोत, अर्ध मध्यम जोत, ठीक है, अर्ध मध्यम। 4 से 10 हेक्टेयर जिनके पास भूमि होती है उसे मध्यम जोत कहा जाता है, मध्यम। और 10 हेक्टेयर से अधिक जिसके पास होती है उसे बड़े भूजोत वाले, बड़ा भूजोत कहा जाता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, अर्थात दूसरा सही है, पहला गलत है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में दालों का अत्यधिक उपभोग किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं लेकिन आगे की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है इसीलिए दाल का अत्यधिक उपभोग किया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात भी सही है। और भारत में दालों का अत्यधिक उपभोग भी किया जाता है, ये भी बात सही है, लेकिन ये जो है इसकी व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए और इन्हें प्रोटीन की उपलब्धता के आधार पर शीर्ष से निम्न क्रम में लगाना है। सोयाबीन, मूंगफली, अलसी और तिल। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वो पाया जाता है सोयाबीन में, उसके बाद अलसी में पाया जाता है, फिर मूंगफली में, उसके बाद तिल में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से समित करना, कुछ मूल राशियाँ दी गई हैं और उसका एसआई मात्रक दिया गया है। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो होता है आपका किलोग्राम। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ऊष्मा गतिकी ताप का जो एसआई मात्रक है वो केल्विन होता है। और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक होता है मोल, ठीक। सही आंसर जो है वो हो जाएगा 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ पुस्तक दिए गए हैं और लेखक दिया गया है। द बिग बुक ऑफ इंडियन आर्ट, द बिग बुक ऑफ इंडियन आर्ट, इसकी रचना की गई थी बीना सरकार इलियास द्वारा। दलाई लामाज सीक्रेट्स टू हैप्पीनेस, इसकी रचना की गई थी डॉक्टर दिनेश साहर द्वारा। नेहरूज इंडिया, नेहरूज इंडिया की रचना आदित्य मुखर्जी ने की थी। रतन टाटा अ लाइफ इन इनोवेशन एंड इंटरप्राइज, इसकी रचना की गई थी द हिंदू समूह द्वारा, ठीक है। इसका सही आंसर 1, 2, 1 सेकेंड, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, ये देखिए ऑप्शन आपका गलत दिया है, ठीक है। 1, 2 इसमें 3 होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए, ठीक है, ठीक। 1, 2, 3, 4 सही होगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में समृद्ध क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ाने और शासन में इन भाषाओं का उपयोग करने, नागरिकों की डिजिटल भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? यह समझौता किया गया त्रिपुरा में, ठीक है, सी हो जाएगा।
66वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? फुत्सो कर्मा, गुयेन थी नगोंग फुआंग या फिर फरहान फरवीजा। किसको 66वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कूट के हिसाब से आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसमें आपको फुत्सो कर्मा को भी मिला है, गुयेन थी नगोंग फुआंग को भी और फरहान फरवीजा को। इन सभी लोगों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 दिया गया। डी इसका सही हो जाएगा। भारत कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही और यह लेटेस्ट है तो याद रखिएगा, ठीक है। भारत वर्तमान समय में कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है और वहाँ फार्मास्यूटिकल उद्योग के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही है। कुछ सांस्कृतिक धरोहर और संबंधित राज्य दिया गया। खरकी पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? खरकी पूजा महोत्सव का आयोजन किया जाता है त्रिपुरा में। बेला प्रिंटिंग मेला का आयोजन होता है कहाँ पे? इसमें बताना है क्या कौन सही सुमिलित है। बेला प्रिंटिंग झारखंड, अम्बुबाची मेला असम, महारानी मंदिर राजस्थान। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? कितने सही हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। खरकी पूजा महोत्सव का आयोजन त्रिपुरा में किया जाता है, बात बिल्कुल सही है। बेला प्रिंटिंग इसका आयोजन झारखंड में नहीं होता है, गुजरात में होता है, गुजरात में होता है, ठीक। अम्बुबाची मेला का आयोजन किया जाता है असम में, ये बात भी ठीक है। और जो महारानी मंदिर है इसका आयोजन राजस्थान नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। तो दो विकल्प सही है, तो गलत है। बी इसका सही हो जाएगा। विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण के बारे में देखिए। इसका आयोजन नीदरलैंड के रॉटरडम में किया गया था और भारत विश्व ऊर्जा परिषद WEC का सदस्य देश है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। विश्व ऊर्जा परिषद यह एक सदस्य, भारत जो है इसका एक सदस्य देश है और इसका जो स्थापना किया गया था अगर पूछ ले तो याद रखिएगा 1923 में इसका स्थापना किया गया था। और यह एक वैश्विक निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा की सतत आपूर्ति और इसके उपयोग को बढ़ाना, मतलब सस्टेनेबल एनर्जी के विकास के लिए मुख्य रूप से यह कार्य करती है, ठीक है, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के लिए। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसे दिया गया था? निम्नलिखित में से किस देश ने अपने नाम किया था? जीता था, ठीक है। मलेशिया, जापान, न्यूजीलैंड या फिर दक्षिण कोरिया। यह जापान द्वारा जीता गया था, ठीक है, जापान द्वारा जीता गया था। और यह मलेशिया का जो इपोह में स्टेडियम है अजलान शाह, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था और जापान ने पाकिस्तान को पराजित करके ये ट्रॉफी जीत लिया था, ठीक है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। तो किसके द्वारा मेज़बानी की गई थी और किसके द्वारा जीता गया है, किसको हरा करके जीता गया, याद रखिएगा, क्वेश्चंस कहीं से बन सकते हैं। 67वां ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा लॉस एंजिल्स में हुआ। चंद्रिका टंडन ने बेस्ट न्यू एज एविएंट चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। कौन सा इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने अल नीनो सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? मलेशिया, केन्या, नीदरलैंड या फिर जिम्बाब्वे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जिम्बाब्वे द्वारा घोषित किया गया, ठीक है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। जुलाई 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया था? रूस, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी या फिर अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अगर ये देखिए, अगर इसमें क्वेश्चन से ये पूछे कि इस पुरस्कार की घोषणा कब की गई थी, तो इसकी घोषणा हुई थी 2019 में, लेकिन यह पुरस्कार इन्हें दिया गया 2024 में, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। यह पुरस्कार मोदी को देने की जो घोषणा की गई थी 2019 में ही की गई थी, लेकिन उसके बाद कोरोना और जो रूस यूक्रेन युद्ध, बहुत सी जो विसंगतियाँ हैं, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण यह पुरस्कार इनको 2024 में प्राप्त हुआ है, ठीक है। और रूस द्वारा दिया गया, ये भी याद रखेगा। सभी देशों ने 2050 तक ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में निवल शून्य उत्सर्जन प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य जो G20 देश हैं, यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 50% से अधिक उत्पादन करते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। भारतमाला परियोजना के बारे में देखिए। अक्टूबर 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका लक्ष्य है 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास करना। सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। दोनों विकल्प भारतमाला परियोजना के बारे में दोनों कथन सही हैं। भारत के अंतरिक्ष विजन 2047 के भाग के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं को मंजूरी दी है? गगनयान मिशन, चंद्रयान 4 लूनर सैंपल रिटर्न मिशन, वीनस ऑर्बिटर मिशन,
अगली पीढ़ी के लॉन्च व्हीकल का विकास। भारत के अंतरिक्ष विजन 2047 के अंतर्गत किन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, गगनयान चंद्रयान 4 लूनर सैंपल जो रिटर्न मिशन है, वीनस ऑर्बिटर मिशन है, और अगली पीढ़ी के लॉन्च व्हीकल का विकास करना, ये सभी जो है इसके अंतर्गत शामिल है। आर्थिक समीक्षा 24-25 के बारे में देखिए। 2023 में वैश्विक सेवा निर्यात में भारत निम्नलिखित में से किस स्थान पे था। देखिए यह क्वेश्चन हो गया आपका पुराना, लेकिन फिर भी जो है देख लेते हैं। इसमें भारत जो है 7वें नंबर पे था, ठीक है। सांविधिक तरलता अनुपात के बारे में देखिए। सांविधिक तरलता अनुपात के बारे में कौन सा कथन सही है। इसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक NDTL का एक निश्चित हिस्सा अपने पास नगद रूप में रखते हैं। इसकी राशि में वृद्धि बैंकों की साख ऋण क्षमता में कमी करती है। कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। सांविधिक तरलता अनुपात जो है इसकी अगर हम बात करें SLR, यह बैंकों की कुल पूंजी या कुल जमा राशि का वह हिस्सा होता है जिसे बैंक अनिवार्य रूप से बाहर निकाल करके अपने पास ही रखते हैं, ठीक है। और इसे जो कह सकते हैं कि इकोनॉमी से या बाहर हो जाता है, इसका जो है किसी भी उद्देश्य की लेन देन में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसमें वृद्धि होता है SLR में, ठीक, जैसे अगर मान लीजिए बैंकों की कुल जमा राशि 100 रुपये है और इसमें से 2 रुपया जो है आपको SLR के रूप में रखना पड़ रहा है, तो आपके 98 रुपये बच रहे हैं, जिससे कि आप अपना कारोबार या फिर से लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये SLR में वृद्धि हो जाए और आपको अब 5 रुपया रखना पड़े SLR के रूप में, तो आपके पास 95 रुपया ही बचेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इसकी राशि में अगर वृद्धि होती तो बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी आती है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है, क्योंकि पहले जो 98 रुपया मिल रहा था बैंकों को ऋण देने के लिए, अभी बस 95 रुपया ही मिल रहा है। तो इसकी साख सृजन क्षमता में कमी हो रही है, और यही अगर SLR कम होगा तो साख सृजन क्षमता में वृद्धि होगी, ठीक है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। कियोस्क बैंकिंग के तहत प्रदान की जाने वाली प्रमुख सुविधाएं कौन कौन सी हैं। खाता खोलने की सुविधा, नकदी जमा करने की सुविधा, नकदी निकासी की सुविधा और धन हस्तांतरण की सुविधा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। कियोस्क बैंकिंग के अंतर्गत कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। खाता खोलने की सुविधा मिलती है, नकदी जमा करने की मिलती है, नकदी निकालने की सुविधा मिलती है, अन्य स्थानों पर किसी अन्य खाता धारक को धन हस्तांतरण की सुविधा मिलती है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में देखिए। इसके तहत आयात निर्यात को रुपये में करने पर बल दिया जाता है। भारतीय रुपया चालू खाते में आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही है। रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब है भारतीय रुपया चालू खाते में पूर्ण रूप से और पूंजी खाते में आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। इसमें क्या पूछा है, एक सेकेंड, कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए इसके सही की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डी हो जाएगा, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय रुपया जो है इसकी जो पूर्ण परिवर्तना चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता है, जबकि जो पूंजी खाता है उसमें आंशिक परिवर्तनीयता है, ठीक है, आंशिक परिवर्तनीयता। और इसके अंतर्गत आयात निर्यात चालू खाता और पूंजी खाता लेन देन के रूप में करने पर बल दिया जाता है, ठीक है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पहला सही है, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत में रोजगार विहीन समृद्धि को बढ़ाने में सहायक है। श्रम कानूनों की जटिलता, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का बन जाना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। भारत में रोजगार विहीन जो समृद्धि है इसके अंतर्गत तीनों विकल्प हैं। जैसे श्रम कानूनों की जटिलता, श्रम कानून अगर बहुत जटिल हो जा रहा है तो रोजगार विहीन समृद्धि को बढ़ावा देगा। व्यावसायिक शिक्षा की अगर अभाव है, अगर किसी को व्यावसायिक शिक्षा दे करके उसको व्यवसाय में लगाया जाता है तो उसकी कार्य करने की एफिशिएंसी जो है और प्रोडक्टिविटी जो है वो अच्छी होगी। अगर बिना उसे जानकारी के, बिना उसका मतलब कह सकते हैं कि ट्रेनिंग के उसको वो कार्य करने दिया जाएगा तो या तो बहुत बेकार काम करेगा, वो काम करने में बहुत ज़्यादा समय लेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था बन जाना, ये भी जो है रोजगार विहीन समृद्धि का क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो तीनों विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो 1991 में माना जाता है, जिस समय LPG रिफॉर्म आया था, और उस समय भारत के जो वित्त मंत्री थे स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अरविंद मायराम समिति की सिफारिश के आधार पर सेबी द्वारा निर्धारित किया गया कि यदि किसी विदेशी निवेशक को भारतीय कंपनी में निवेश के परिणामस्वरूप
निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत शेयर प्राप्त होने पर निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाएगा? 1, 5, 10 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10%। ऑप्शन सी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष स्त्री साक्षरता दर में अंतर वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? यह क्वेश्चन किसी टेस्ट सीरीज में सॉल्व कराया गया था। आई होप आप लोगों को पता होगा। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए राजस्थान में। राजस्थान में जो गैप है स्त्री और पुरुष साक्षरता के अंतर्गत वह 27% है। ठीक है, 27% सबसे अधिक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 2011 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? महिला साक्षरता में प्रतिशत वृद्धि पुरुषों से अधिक है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है लक्षद्वीप। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में भारत के जनघनत्व में वृद्धि ऋणात्मक रही थी? 1901 से 1911, 1911 से 1921, 1921 से 1931 या फिर 1931 से 1941। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1911 से 1921। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड या फिर हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? जनगणना 2011 के अनुसार किसका जनघनत्व अधिक है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश का जनघनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जनघनत्व जो है सबसे अधिक है। हिमाचल प्रदेश के जनघनत्व की अगर हम बात करें तो वह आपका 123 है। ठीक है, 123 है। वहीं सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड इसकी अगर हम बात करें, मिजोरम का जो जनघनत्व है वो है आपका 86, सिक्किम का जनघनत्व है 52 और नागालैंड का जनघनत्व है 119। ठीक है, तो सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश का है। निम्नलिखित फलों में से कौन वसा की सर्वाधिक उपलब्धता के अनुक्रम में सही है? काजू, बादाम, अखरोट और एवोकैडो। एवोकैडो, अखरोट, बादाम, काजू, अखरोट, बादाम, काजू, एवोकैडो या फिर बादाम, अखरोट, काजू, एवोकैडो। इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी अखरोट, बादाम, काजू, एवोकैडो। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अखरोट की अगर हम बात करें, अखरोट में लगभग 64.5% इसमें मुख्य रूप से फैट वसा पाया जाता है। बादाम में 58 से 59%, काजू में 46-47% और एवोकैडो में 22 से 23% पाया जाता है फैट। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। रबड़ के बारे में देखिए, यह विश्व के शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाने वाली एक रोपड़ फसल है। भारत विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोनों विकल्प गलत है। रबड़ के जो वृक्ष हैं इनकी कृषि उष्ण कटिबंधीय जलवायु में की जाती है, जहां तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है और वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और भारत में रबड़ की खेती मुख्य रूप से केरल हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, मेघालय का जो गारो खासी वाला क्षेत्र यहाँ पर किया जाता है। और भारत का विश्व में रबड़ के उत्पादन में 5वां स्थान है। ठीक है, 5वां। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित जूट उत्पादक देशों पर विचार कीजिए और इन्हें शीर्ष से निम्न उत्पादकता के क्रम में व्यवस्थित करना। चीन, नेपाल, भारत और बांग्लादेश। इसे आपको क्रम से लगाना है। जूट उत्पादक देशों में सब शीर्ष से लेकर के न्यूनतम के क्रम में लगाना है। इसमें देखिए सबसे अधिक उत्पादन जो जूट का किया जाता है वो बांग्लादेश द्वारा करता है और इस मामले में बांग्लादेश पहले नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे है, चीन तीसरे नंबर पे है और नेपाल चौथे नंबर पे है। सही आंसर डी हो जाएगा। भारत में उर्वरकों के उपयोग के बारे में देखिए, अत्यधिक उर्वरकों के उपयोग से भारत में मृदा की उत्पादकता घट रही है। भारत में उर्वरक के अधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। सही आंसर क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है। अत्यधिक उर्वरक के उपयोग करने से मृदा की जो उत्पादकता है वो घटने लगती है। ठीक है, और इससे जो है मृदा प्रदूषण तो होता ही है, उसके साथ साथ जल प्रदूषण होता है और मृदा जो है उर्वर से अनुर्वर होने लगती है और धीरे धीरे बंजर रेह कल्लर भूमि में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो नवीनतम 2023 का आया है, तो इसके अनुसार प्रदेश में हरियाली 559.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है और यह वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाला शीर्ष राज्य है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला तो सही है लेकिन दूसरा आपका गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्यों की अगर हम बात करें तो उसमें छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है। छत्तीसगढ़ है पहले नंबर पर। ठीक है, छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है और अपना उत्तर प्रदेश जो है दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो सी इसका सही हो जाएगा। जोबदूत उल अखबार उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था और इसे 1833 में मुंशी वाजिद अली खान द्वारा फारसी में लखनऊ से प्रकाशित किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है।
ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि इसका जो प्रकाशन है 1833 में मुंशी वाजिद अली खान द्वारा फारसी में किया गया था, लेकिन इसका प्रकाशन लखनऊ से न करके आगरा से किया गया था। ठीक है, कहाँ से किया गया था? आगरा से। ठीक, तो सही आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की काली मृदा जीवाश्म युक्त होती है, इसमें उर्वरकों की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है यह बताना है आपको। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की जो काली मृदा जीवाश्म युक्त है और इसमें उर्वरकों की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए माड़ जिसे बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में माड़ मृदा को मतलब काली मृदा को माड़ मृदा के नाम से जाना जाता है और यह मृदा जीवाश्म तत्वों से संपन्न होती है। ठीक है, और इसके बारीक कणों के कारण जल भराव की संभावना इसमें देखने को मिलता है। चिकनी मिट्टी की तरह यह होती है। जीवाश्म तत्वों की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण इसे उर्वरकों की आवश्यकता बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। ठीक है, इसमें कंकड़ पत्थर आदि पाए जाते हैं, छोटे छोटे कैल्शियम के जो कण हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर इसके विस्तार की बात करें तो जालौन हो गया, हमीरपुर, झांसी, बांदा वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से यह पाया जाता है। और काबर काली मृदा, इसका रंग गहरे भूरे काले रंग का होता है। बनावट जो है मोटे कणों की होती है और यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड के ललितपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विभिन्न संसाधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। सबसे अधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है, उसके बाद मतलब क्रम से इसे लगाना है। ठीक है, क्रम से लगाना है इसको। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो सिंचाई होती है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो सिंचाई होती है वो होती है नलकूप द्वारा। नलकूप द्वारा उत्तर प्रदेश में सिंचाई लगभग आपके 75% होती है। ठीक है, 75% होती है। उसके बाद है नहर। नहर द्वारा उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है 15%। ठीक है, उसके बाद है आपका कुआं। कुआं से जो सिंचाई होती है लगभग 8 से लेकर के 9% तक होती है। और तालाब द्वारा जो उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है वह सबसे कम 0.56% के आसपास होती है। सही आंसर इसका 3, 2, 4, 1 ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। उत्तर प्रदेश में काले हिरण हेतु गैर वन क्षेत्रीय संरक्षण केंद्र की स्थापना किस जनपद में की गई है? लखनऊ, अलीगढ़, प्रयागराज। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा तीसरा सही। अलीगढ़ और प्रयागराज में किया गया। ठीक है, लखनऊ में नहीं किया गया। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली घोषाल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? कौशाम्बी, श्रावस्ती, प्रयागराज या फिर वाराणसी। इनका जन्म हुआ था श्रावस्ती में। इनका जन्म हुआ था श्रावस्ती में। ठीक है, और श्रावस्ती में हुआ था। उस समय इसे सरवड़ गांव के नाम से जाना जाता था। श्रावस्ती को उस समय सरवड़ गांव के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा, अगर सरवड़ बोल के क्वेश्चंस में आए तो भी याद रखिएगा ये इन्हीं से संबंधित है। ठीक है, तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भोटिया लखीमपुर खीरी, बुक्सा बिजनौर, सहरिया ललितपुर और अंगरिया गोरखपुर। कौन सा विकल्प गलत है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अंगरिया जनजाति जो है यह पाई जाती है सोनभद्र वाले क्षेत्र में। ठीक है, सोनभद्र वाले क्षेत्र में, सोनभद्र वाले क्षेत्र में। तो सही आंसर डी हो जाएगा। हाथी परियोजना के बारे में देखिए। इस परियोजना की शुरुआत 1994 में हुई थी और इसका उद्देश्य हाथियों की संख्या को बढ़ाना और उसके प्राकृतिक आवास में उसे प्रतिस्थापित करना। कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। क्योंकि हाथी परियोजना की जो शुरुआत है यह 1992 में की गई थी, न कि 94 में। बाकी दूसरा आपका सही हो जाएगा। बायोम के बारे में देखिए। पौधों तथा प्राणियों का सामूहिक समुच्चय ही बायोम कहलाता है। वनस्पति किसी बायोम के प्रधान लक्षणों को अभिव्यक्त करते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बायोम मतलब जो बायोम सब जो है मतलब कह सकते हैं कि जैविक घर का एक संक्षिप्त रूप है। बायोम एक बृहद प्राकृतिक परितंत्र होता है। ठीक है, जिसमें हम पौधे जानवरों के समुदायों के मतलब इनकी कुल, चाहे पौधे हो जानवर हो, इन सभी के सम्मिलित जो संकलन होता है इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में देखिए। प्रत्येक राज्य सरकार के पास किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार है। इसका अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कोई मंत्री होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? पहला इसका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसकी स्थापना अगर पूछ ले तो ये भी याद रखिएगा 2006 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष होता है वह भारत के पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योटो उपसंधि 2005 में लागू किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है,
और क्योटो है कहाँ पे, क्योटो आपके जापान में है, ठीक है। क्योटो जो है जापान में है। और क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था 1997 में हुआ था और 2005 में इसे लागू किया गया था, ठीक है। 2005 में लागू किया गया था, ठीक। और हुआ कब था, 1997 में। और यह जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से संबंधित है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से। कर्नाटक, और कर्नाटक में जो राष्ट्रीय उद्यान उसे जाना जाता है अंसी के नाम से। महाराष्ट्र में गुगामल राष्ट्रीय उद्यान है। नागालैंड में राष्ट्रीय उद्यान है इंताकी। और मिजोरम में राष्ट्रीय उद्यान है मुरलेन। इसका जो सही आंसर 2, 1, 3, 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 226 के तहत सभी उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। उच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रीट जारी कर सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा गलत है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। और इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में रीट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य किसी से संबंधित अगर मामला हो तो उस संदर्भ में भी रीट जारी कर सकता है, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। नर्मदा जल विवाद अधिकरण, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, महानदी और रावी तथा ब्यास जल विवाद न्यायाधिकरण। इनको क्रम से आपको लगाना है, इन्हें क्रम से लगाना है, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, नर्मदा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण का जो गठन किया गया था यह 1969 में हुआ था, ठीक, 1969 में। और उसके साथ जो है आपका कावेरी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था 1990 में किया गया था। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था 2018 में। और रावी तथा ब्यास नदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था 1986 में, ठीक है। तो नर्मदा का 1969, कावेरी का 1990, महानदी 2018 और रावी ब्यास 1986। इसका सही आंसर 1, 4, 2, 3 ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। राज्यपाल के बारे में देखिए, राज्य में सम्मत कार्य सीधे राज्यपाल द्वारा या इसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपन्न किया जाता है। 42वां संविधान संशोधन के बाद राज्यपाल के लिए मंत्रियों की सलाह की बाध्यता तय कर दी गई। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला तो सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा आपका गलत है, ठीक है। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह की बाध्यता तय की गई थी, जबकि राज्यपाल के संबंध में इस तरह का कोई भी प्रावधान लागू नहीं किया गया था, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया था कि मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए माननीय बाध्यकारी होगी, ठीक है। जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको बदल दिया गया, जिसमें ये कहा गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति वापस कर सकता है। और पुनः संशोधन द्वारा या फिर बिना संशोधन के अगर मंत्रिमंडल वही सलाह राष्ट्रपति से दोबारा मांगती है तब राष्ट्रपति देने के लिए बात है, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा बाध्यकारी किया गया था और 44वां संविधान संशोधन द्वारा एक बार एक्सेप्शन दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, और यह केवल राष्ट्रपति के लिए था, राज्यपाल के लिए नहीं था, ये भी याद रखिएगा। सही आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति के बारे में कौन सा विकल्प सही है? राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेक जन स्वतंत्रताएं जो है नहीं है, परंतु उसके पास कुछ परिस्थितिगत विवेक जन स्वतंत्रताएं होती हैं। लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। वह मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है यदि वह सदन में विश्वास मत सिद्ध न कर सके। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन है, तीनों विकल्प राष्ट्रपति के बारे में सही है। राष्ट्रपति के बारे में तीनों विकल्प सही हैं। अनुच्छेद 74 जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। राज्य विधानमंडल के गठन के बारे में देखिए, भारतीय संविधान के 5वें भाग में राज्य विधानमंडल के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एक रूपता नहीं है। जिन राज्यों में एक सदनी व्यवस्था है वहाँ विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है। इसमें क्या पूछा, कौन सा विकल्प सही है? दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। राज्य विधानमंडल के गठन की बात करें तो इसका जो उल्लेख 5 भाग में नहीं किया गया बल्कि 6 में किया गया, ठीक है। भाग 5 जो है यह केंद्र से संबंधित है, जबकि 6 है भाग 6 राज्यों से संबंधित है, ठीक। और इसमें जो है अनुच्छेद 168 से लेकर के अनुच्छेद 212 तक, अनुच्छेद 212 में राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए, ठीक है।
तो ये भी याद रखिएगा। और इसमें अगर और हम देखें तो जो 22 राज्यों में एक सदनी व्यवस्था है, ठीक है, और जिन राज्यों में जिसमें राज्यपाल और विधानसभा शामिल होते हैं, जिन राज्यों में द्विसदनी विधायिका होती है उसमें राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा शामिल होते हैं। अगर विधानसभा या कह सकते हैं कि एक सदनी विधायिका है तो उसमें केवल राज्यपाल होंगे और विधानसभा होगा, विधान परिषद नहीं होगा, ठीक है। तो पहला और तीसरा जो है गलत हो जाएगा, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। अधिकरण के बारे में देखिए, अनुच्छेद 323 के अनुसार संसद केंद्र और राज्य को लोक सेवाओं में नियुक्त तथा सेवा शर्तों से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 14 क में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में देखिए, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष का अधिवक्ता होने का अनुभव होना चाहिए। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है दूसरा गलत है, ठीक है, पहला सही दूसरा गलत। जिला न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो इसका जो उल्लेख है, इसका उल्लेख किया गया भाग 6, ठीक है, भाग 6 में अनुच्छेद 233 से लेकर के अनुच्छेद 237 में इसका उल्लेख देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें उसे कम से कम 5 वर्ष नहीं बल्कि कम से कम 7 वर्ष अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है। निर्वाचन आयोग के बारे में देखिए, उसकी शक्तियों और कार्यों के बारे में। यह विधान परिषद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर जांच स्वयं करता है। यह निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति स्वयं करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प गलत है। निर्वाचन आयोग की शक्तियों की बात करें, संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है और यह विधान परिषद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मसले पर राज्यपाल को परामर्श देता है, न कि स्वयं जांच करता है, ठीक। उसके साथ साथ यह निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति और राज्यपाल से आग्रह करता है, स्वयं उसकी पूर्ति नहीं करता है, ठीक है। तो दोनों विकल्प निर्वाचन आयोग की शक्तियों के बारे में गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर राज्य के संदर्भ में है तो राज्यपाल को सलाह देगा, केंद्र के संदर्भ में है तो राष्ट्रपति को सलाह देगा, ठीक है। पंचायती राज के बारे में देखिए, इसे भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र निर्माण हेतु राज्य विधानसभा द्वारा स्थापित किया गया था। 1993 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह शामिल किया गया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है। 1993 में संशोधन तो किया गया था, लेकिन जो पंचायतों का गठन हुआ था वह 73वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, 74वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं। 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका वगैरह का गठन किया गया था, ठीक है, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा, पहला सही हो जाएगा दूसरा आपका गलत है। राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो या फिर मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य निर्वहन में अक्षम हो। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अगर अनुपस्थित होगा तो जो मतलब परमानेंट या कह सकते हैं कि पूर्ण समय के लिए, ठीक है, जो मुख्य जो आपका कह सकते हैं कि न्यायाधीश है उसका क्या किया जाएगा, उसका चुनाव किया जाएगा, उसको नियुक्त किया जाएगा, न कि कुछ समय के लिए, ठीक है। तो सही आंसर इसका 1-3 हो जाएगा। भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती ने रेडियो और टेलीविज़न के क्षेत्र में सार्वजनिक प्रसारण में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के लोक सेवा प्रसारक रेडियो टेलीविज़न मलेशिया के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ किया है? यह किया गया है मलेशिया के साथ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में यह गया है मलेशिया के साथ, तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा। एनसीआरबी रिपोर्ट के बारे में देखिए, 2022 में एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई और भारत में प्रति वर्ष लगभग 80,000 लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प एनसीआरबी का जो डाटा है उसके अनुसार सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। कुछ युद्ध अभ्यास है और प्रतिभाग, जैसे सिम्बैक्स किसके बीच में होता है? या भारत और सिंगापुर के बीच होता है। बोगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच। अभ्यास दोस्त यह होता है भारत और श्रीलंका। और स्लिनेक्स भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच में। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, 1-2 देखिए, स्लिनेक्स अभ्यास दोस्त भारत श्रीलंका मालदीव 1 2 3 4 होगा, ठीक है, या 3 होगा या 4 होगा, ये आपका गलत दिया है ऑप्शन, ठीक है, 1 2 3 4। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के बारे में देखिए, यह अभियान पूर्णतः केंद्रीय वित्त पोषित है और इसके लिए कुल परिव्यय
79,156 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? ये क्वेश्चन भी किसी प्रैक्टिस सेट में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसके लिए जो 79,156 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह पूर्णतः केंद्र पोषित या केंद्रीय क्षेत्र की योजना यह गलत है, ठीक है। इसमें केंद्र और राज्यों का हिस्सेदारी है, ठीक है। जिसके अनुसार अगर हम बात करें तो इसमें केंद्र की जो हिस्सेदारी है 56,333 करोड़ होगी और राज्यों का 22,823 करोड़ रुपया, ठीक है। तो यह केंद्रीय क्षेत्र, केंद्र और राज्यों की संयुक्त योजनाएं हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से कहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किया गया था? या किया गया था चेन्नई में। कावली पुरस्कार 2024 के बारे में देखिए, यह पुरस्कार द्विवार्षिक रूप से दिया जाता है और यह पुरस्कार नैनो विज्ञान, क्वांटम भौतिक और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं। कावली पुरस्कार के बारे में दोनों विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशियन किंग वल्चर एशियाई गिद्ध के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? बरेली, महाराजगंज, कुशीनगर या फिर देवरिया? इसका जो स्थापना है वो किया जा रहा है आपका महाराजगंज में, ठीक। चर्चा में रहा अगालेगा द्वीप निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? अगालेगा द्वीप जो है किसके अंतर्गत आता है? नीदरलैंड, मॉरिशस, घाना या फिर वेस्ट इंडीज? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मॉरिशस के अंतर्गत आता है अगालेगा द्वीप, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा वाले देशों को अवरोही क्रम में लगाना है, इन्हें अवरोही क्रम में लगाना है। सबसे लंबी तट रेखा वाले देशों की अगर हम बात करें तो इसमें जो है कनाडा आपका पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, इसके अंतर्गत जो है कनाडा आ जाएगा। कनाडा के बाद जो है आ जाएगा आपका इंडोनेशिया दूसरे नंबर पे। कनाडा के बाद इंडोनेशिया आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका है रूस तीसरे नंबर पे, फिर फिलीपींस है चौथे नंबर पे, ठीक। सही आंसर इसका 2, 4, 1, 3 ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें कनाडा के तटरेखा की लंबाई की बात करें तो 2,43,790 किलोमीटर है, जो विश्व की सबसे लंबी तटरेखा है। इंडोनेशिया की तटरेखा 54,720 किलोमीटर है और ये विश्व में दूसरे नंबर पे है। रूस की जो तटरेखा है 37,650 किलोमीटर है और ये तीसरे नंबर पे है, ठीक। और फिलीपींस की जो तटरेखा है 36,290 किलोमीटर है और यह चौथे नंबर पे, ठीक है। तो सही आंसर भी हो जाएगा। किलिमंजारो पर्वत के बारे में देखिए, यह अफ्रीका में स्थित एकमात्र हिमाच्छादित ज्वालामुखी पर्वत है और यह पर्वत केन्या में है। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए पहला तो सही है, दूसरा आपका गलत है। किलिमंजारो जो पर्वत है वह केन्या में नहीं बल्कि कहाँ पे, तंजानिया में है, ठीक है, तंजानिया में। सही आंसर सी हो जाएगा। कोलोराडो पठार के बारे में देखिए, यह रॉकी एवं वासाच पर्वत के मध्य में स्थित एक अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। यह पठार चूना पत्थर और बालू पत्थर से निर्मित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कोलोराडो पठार जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी और वासाच पर्वत के बीच में स्थित है और उसके बीच यह है एक अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। और यह पठार की अगर हम बात करें चूना पत्थर और बालू पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। शुष्क झाड़ीदार भूमि और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्र के कारण यह चर्चा में बना रहता है, तो ये भी याद रखिएगा। सही आंसर ये हो जाएगा। एरी झील के बारे में देखिए, इस झील के पूर्वी किनारे पर बफैलो औद्योगिक नगर है और यह झील अमेरिका कनाडा की सीमा पर स्थित है। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है। एरी झील जो है यह पूर्वी किनारे पर बफैलो औद्योगिक नगर स्थित है, एरी झील के पूर्वी किनारे पर, और यह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। मतलब कह सकते हैं कि अमेरिका और कनाडा के बीच प्राकृतिक सीमा भी बनाता है, ठीक है। तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। ट्रोपोफाइट, इसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वन और घास आते हैं। हाइड्रोफाइट के अंतर्गत जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पतियों का अध्ययन होता है। जीरोफाइट के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है और लिथोफाइट के अंतर्गत शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यही आपका गलत है, ठीक है। क्योंकि लिथोफाइट की अगर हम बात करें, लिथोफाइट के अंतर्गत चट्टानों पर उगने वाली जो वनस्पतियाँ हैं उनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और शीतोष्ण कटिबंधीय जो टैगा वनस्पतियाँ हैं इनका अध्ययन मेसोफाइट के अंतर्गत किया जाता है, ठीक। सही आंसर डी हो जाएगा। प्रेयरी मृदा के बारे में देखिए, ह्यूमस की अधिकता के कारण इसका रंग काला भूरा होता है। यह उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाई जाती है। कौन सा विकल्प सही होगा? पहला इसका सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है, दूसरा गलत है। और प्रेयरी मृदा में ही जो प्रेयरी घास की मैदानें, जो लंबी घास की मैदानें होती हैं, घासें पाई जाती हैं, वो भी यहाँ पाई जाती हैं, जो अमेरिका में पशुओं की चारा के लिए, चारागाह के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है, प्रेयरी घास का मैदान। और यह उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी, दक्षिण अमेरिका के पम्पास, हंगरी के पुश्तैज, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स घास भूमि में पाई जाती है, ठीक है। तो पहला सही, दूसरा गलत है, ठीक।
प्रति चक्रवातों के मार्ग और दिशा में निश्चितता का अभाव होता है। प्रति चक्रवातों में पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में बाईं और दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला तो सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, प्रति चक्रवात में पवन की जो दिशा है उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर होती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होती है। ठीक है, डी इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ देश दिए गए हैं और वहाँ पे चलने वाली अस्थायी पवनें जो हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है उससे सम्मिलित करना है। फ्रांस में इसे जाना जाता है फॉन के नाम से। कनाडा में जो पवनें चलती हैं इन्हें कहा जाता है ब्लिजार्ड। ठीक, रूस में इन्हें कहा जाता है बुरान और ऑस्ट्रेलिया में इसे ब्रिक फील्डर कहा जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? बॉस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण चीन सागर को या दक्षिण सागर को अलग करता है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुक्ची सागर को। जिब्राल्टर भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को। डेविस बफिन की खाड़ी और आर्कटिक महासागर को। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। डेविस जल संधि या बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, न कि आर्कटिक महासागर से। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के आकार और स्थिति के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह दक्षिणी गोलार्ध में है और इसका जो मुख्य भाग है 8-4 उत्तर से लेकर के 37-6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68-7 मिनट पूर्वी से लेकर के 97-25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। और भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा पर नवीनतम वलित पर्वतें हैं। कौन इसमें से गलत है ये बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, यह गलत है। ठीक है, भारत की स्थिति की अगर हम बात करें, भारत की स्थिति की बात करें तो भारत जो है यह आपके महाद्वीप के पूर्व में जो भारतीय भूखंड है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिण तक इसका जो विस्तार है वो देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत यह भारत दक्षिणी गोलार्ध में नहीं बल्कि उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। ऐसे भी आप देख सकते हैं विषुवत रेखा के अगर ऊपर है, अगर विषुवत रेखा के ऊपर है तो यह उत्तरी गोलार्ध में आएगा। ठीक, और भारत से जो रेखा जाती है कर्क रेखा जाती है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर के गुजरती है तो ये विषुवत रेखा के ऊपर ही हुआ, तो दक्षिणी गोलार्ध में कैसे स्थित होगा? कॉमन सेंस से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा, मतलब वही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके कुछ पर्वत दिए गए और ऊंचाई दी गई है। किस पर्वत की ऊंचाई कितनी है उससे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, कंचनजंगा की ऊंचाई की अगर हम बात करें, कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 किलोमीटर। नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8,126 किलोमीटर। नंदा देवी की ऊंचाई है 7,817 किलोमीटर और नामचा बरवा का 7,756। सही आंसर इसका 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसका जो सही आंसर है 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। अपवाह प्रतिरूप के बारे में देखिए, जब नदियाँ किसी पर्वत से निकल करके सभी दिशाओं में बहती हैं तब इसे आर्य प्रतिरूप कहते हैं। उत्तरी मैदान में नदियाँ आर्य प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, इसका आपका पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। जब पर्वतीय या ऊपरी भाग से निकल करके नदियाँ चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं तब उसे आर्य प्रवाह या रेडिकल प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है, जैसे अमरकंटक पर्वत से निकल करके नदियाँ चारों तरफ प्रवाहित होती हैं। ठीक है, और जैसे जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये सभी नदियाँ जो है यह इस अपवाह प्रतिरूप अर्थात वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि उत्तर मैदान की नदियाँ आर्य प्रतिरूप बनाती हैं, आपका गलत हो जाएगा। ठीक, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। भारत विश्व में मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। भारत में काली मिर्च के उत्पादन में केरल का पहला स्थान है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसका स्थापना किया गया था रूस के सहयोग से 1961 में और इसकी कुल उत्पादन क्षमता 1180 मेगावाट है। कौन सा विकल्प इसका गलत होगा? ये क्वेश्चन भी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, इसकी कुल उत्पादन क्षमता 1180 है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा? कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसका देखिए आपका तीसरा जो है सही है बिल्कुल। ठीक है, पहला दूसरा सही नहीं पूछा है तो पहला और दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि यह भारत का प्रथम नहीं है। भारत का प्रथम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो रावत भाटा नहीं है। ठीक है, बल्कि महाराष्ट्र में स्थित तारापुर है। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित तारापुर है जिसका स्थापना किया गया था 1969 में। ठीक है, और रावत भाटा इसका स्थापना किया गया था 1972 में।
1972 में किया गया था, 1961 में भी नहीं किया गया था। और इसका जो स्थापना हुआ था कनाडा के सहयोग से किया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सही आंसर इसका हो जाएगा, गलत पूछा है तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। 1 और 2 गलत है। निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों पर विचार कीजिए और इन्हें इनके क्षेत्रफल के अनुसार सही क्रम में लगाना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दादर नागर हवेली और पुदुचेरी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून में उत्तर भारत के विशाल मैदान में मानसून विच्छेद की घटना देखने को मिलती है। ऐसी परिस्थिति का निर्माण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही है और आगे की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ देश दिए गए और पर्वत। रूस में कौन सा पर्वत है? रूस में है एल्ब्रूज। ईरान में कौन सा पर्वत है? ईरान में है जाग्रोस पर्वत। दक्षिण पूर्व अफ्रीका में जो पर्वत है उसे ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहा जाता है। और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। सही आंसर 2 1 4 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। वोल्गा नदी के बारे में देखिए, यह नदी वाल्दाई पहाड़ी से निकलती है और इसे रूस की राष्ट्रीय नदी के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा विकल्प सही है? दोनों विकल्प वोल्गा नदी के बारे में सही है। वोल्गा नदी के बारे में। यूरेनियम उत्पादन के संदर्भ में देखिए, भारत का लगभग 80% यूरेनियम झारखंड के सिंहभूमि जिले से प्राप्त होता है। झारखंड का जादूगोड़ा खनन केंद्र इसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निग्रो जाति के बारे में देखिए, यह दीर्घ कपालित होते हैं और इनकी औसत ऊंचाई 1.56 मीटर होती है। पूर्वी भारत में पाई जाने वाली गोंड और उरांव जनजातियाँ इसी प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? निग्रो प्रजाति के बारे में दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन सही है तो मैं आंसर बता दूंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर हो जाएगा 720। क्वेश्चन नंबर 122 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 122 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर सी हो जाएगा 344। क्वेश्चन नंबर 124 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए पिता। क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 96 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 127 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 127 का सी हो जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 128 का हो जाएगा ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन नंबर 129 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वी। और क्वेश्चन नंबर 130 का सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक, ए। ओएनजीसी समुद्र सर्वाइवल केंद्र के संदर्भ में देखिए, इसका उद्घाटन गोवा में किया गया है और इससे प्रतिवर्ष 10,000 से 15,000 कर्मियों को प्रशिक्षित करने का अनुमान लगाया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, दोनों विकल्प इसका सही है, ऑप्शन ए। निसर्ग ग्राम परियोजना के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह एक 250 बिस्तरों वाला अस्पताल है। इस परियोजना की कुल लागत 213.55 करोड़ रुपये है। इसमें लड़के और लड़कियों के छात्रावास, सभागार, योगा हॉल और कॉटेज शामिल हैं। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है यह बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के अंतर्गत सेमीकंडक्टर इकाई निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने को मंजूरी दी है? धोलेरा, मोरीगांव या फिर साणंद। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों जगहों पर स्थापित किया जाएगा सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, DARPG ने जनवरी 2024 में महीने के लिए सचिवालय सुधारों पर मासिक रिपोर्ट का 10वां संस्करण निम्नलिखित में से किन पहलों के आधार पर प्रकाशित किया था? इसका जो प्रकाशन किया गया था किस पहल के आधार पर किया गया था? देखिए, इसका जो प्रकाशन है वह आपका स्वच्छ अभियान और लंबित मामलों को न्यूनतम स्तर तक करना, निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाना, ई ऑफिस के तहत विशेषकृत विश्लेषण करना, इन सभी के लिए किया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। हरित हाइड्रोजन संयंत्र के बारे में देखिए, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन हिसार में किया गया है और इसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को लगभग 2700 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ए, दोनों विकल्प सही हैं। हाल ही में बेंजामिन एल ट्लूमाटिया ने निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग के संदर्भ में या सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? असम, मणिपुर, मिजोरम या फिर बी और सी। सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर और मिजोरम के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया गया है?
यह खोला जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष IYM 2023 का समापन समारोह निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया था? इस समापन समारोह का जो आयोजन किया गया था वह इटली में किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF में सहयोग के 4 स्तंभ निम्नलिखित में से कौन से हैं? व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था या फिर निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। सही आंसर इसका हो जाएगा डी। यही चारों जो हैं इसके स्तंभ हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। जैसे विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 31 मई को। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। सही आंसर 1, 3, 4, 2 ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आज वही वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।